नमस्कार दोस्तों, आप सभी देशवासियों को 2024 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस आशा और उम्मीद के साथ में कि हमने और आपने जो गोल टारगेट सेट कर रखे हैं वो टारगेट हमारे इस साल जरूर पूरा होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो स्टार्ट होगी अपनी वो होगी हिंदी की। ठीक है ना। तो हिंदी की जो क्लास है अपनी, जो चौथी क्लास है, आज शब्द के ऊपर है। तो आज अपने पढ़ते हैं शब्द के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं अपने शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए शब्द। ठीक है ना। अब हमने क्या पढ़ा है, अभी इससे पहली क्लास में क्या पढ़ा था, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्ण जो हमने पढ़े थे, 52 वर्ण है हमारी वर्णमाला में, तो उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज अपने करते हैं शब्द स्टार्ट। अब इसमें शब्द क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है शब्द क्या होता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है नहीं, और या फिर ध्वनि होती है। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो ध्वनि या फिर वर्ण होती है। ठीक है ना। अब शब्द क्या होता है, तो शब्द बनते हैं ध्वनि से मिलकर या वर्ण से मिलकर। तो हम किस तरह से इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। तो इस भाषा को हम लिख लेने कि भी एक या अधिक, एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है ना। सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो शब्द बनेगा, वर्णों का अगर मेल करेंगे और शब्द जो बनाएंगे वो कैसी ध्वनि होगी, सार्थक ध्वनि होगी। सार्थक ध्वनि होगी तब तो हमारा शब्द है, और अगर सार्थक ध्वनि ना होगी तो फिर शब्द नहीं है। ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल ऐसे ले लेना है। ठीक है। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लो हमने अक्षर ले लिए का, मा और ला। ठीक है। तीन हमने वर्ण ले लिए कमल। अब इन्हें हमने जोड़ दिए एक साथ तो क्या बन जाएगा, कमल बन जाएगा। ठीक है। अब कमल क्या है हमारा, कमल एक सार्थक शब्द है। कमल एक सार्थक शब्द है तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक शब्द बोल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर ये वर्ण उल्टे सीधे लगा दिए जाए, जैसे मान लो ये वर्ण मैंने लगाए होते, माँ सबसे पहले ले लिया, फिर का ले लिया, फिर ला ले लिया, तो क्या मैं इसको भी शब्द बोलूंगा, तो मकल के लिए शब्द ना बोला जाएगा। ये बात याद रखनी है। क्यों, क्योंकि मकल का कोई सार्थक मीनिंग ना होता है। सार्थक कोई मीनिंग निकलना चाहिए किसी भी शब्द का, तभी हम उसे क्या देंगे, शब्द की संज्ञा देंगे। तो मकल हमारा शब्द ना है, भले ही ये वर्णों का मेल है और ये वर्णों का मेल है, लेकिन सार्थक मीनिंग है तो इसे क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा सार्थक शब्द हो गया कमल। और ये कैसा हो गया, ये हो गया मतलब निरर्थक शब्द कह सकते हैं, या फिर ये शब्द की संज्ञा हम ना देंगे इस तरह से। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा निरर्थक या फालतू कर देने वाला। तो इस तरह से, तो इस तरह से दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि भी हमारा जितना भी हिंदी का शब्द भंडार है, ठीक है ना, तो हिंदी का अगर जो शब्द भंडार है उसमें अगर लगभग बताते हैं कि कितने शब्दों का जिक्र होता है हिंदी के शब्द भंडार में, हिंदी के शब्द भंडार में लगभग कितने शब्द हैं, तो बताते हैं कि लगभग 2 लाख शब्द हैं। ठीक है ना। कितने शब्द हैं, 2 लाख। यानी हिंदी के शब्द भंडार में लगभग 2 लाख शब्द हैं। अब इन 2 लाख शब्दों में ये बात याद रखनी है कि 85%, ठीक है ना, 85% जो शब्द हैं वो कैसे हैं, हमारे हिंदी या भारतीय भाषाओं से बने हुए हैं। ठीक है ना। कैसे हैं 85% शब्द, कैसे हमारे, या तो हिंदी हैं या फिर भारतीय भाषाओं से बने हुए हैं, भारतीय भाषाओं से। और बाकी 15% जो शब्द हैं, ठीक है ना, 15% शब्द, 15% शब्द कैसे हैं, विदेशी भाषाओं से बने हुए हैं। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। और इन विदेशी भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक शब्दों की संख्या है, ठीक है ना, वो किसकी है, तो वो हमें याद रखनी है, फारसी की। फारसी भाषा के जो शब्द हैं वो हमारे प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है। यानी हमारे हिंदी के शब्द भंडार में कितने शब्द हो गए, लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं अपने हिंदी में। ठीक है ना। और इन 2 लाख में भी 85% के ऐसे शब्द हैं या तो हमारी हिंदी भाषा के या भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और ये जो 15% शब्द बने, ये 15% शब्द कैसे हैं, विदेशी भाषाओं से, विदेशों से आए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है। अब करते हैं अपने शब्द का क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्या करेंगे, शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण, शब्द का वर्गीकरण।
अब शब्दों का वर्गीकरण किस तरह से करा जाएगा, तो शब्दों का वर्गीकरण अपने करेंगे, ठीक है, किस तरह से, 5 आधार पे। एक तो करेंगे नंबर 1 पे रचना के आधार पर, ये टेबल आप चाहें तो बना लेना, ठीक है ना। तो हम शब्दों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, एक तो करेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा हम शब्द का विभाजन करेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और जो चौथा क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर। और जो 5वां क्लासिफिकेशन अपने करेंगे वो करेंगे विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें शब्दों का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, और एक सबसे लास्ट में करेंगे विकार के आधार पर। तो हम इन्हें एक एक करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले पढ़ ले रहे हैं रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, और इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर, और इसके बाद में काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे, विकार के आधार पर, कि विकार के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। अब अगर रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये याद रखने हैं। तो 3 प्रकार के शब्द हमारे पास में है, एक तो ऋण शब्द है, ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है यौगिक, ठीक है ना, दूसरा क्या है यौगिक, और तीसरा क्या होता है योग ऋण, योग ऋण। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी में हम बांट देंगे, किसके आधार पे, रचना के आधार पर, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है ना। ये चीज़ें अभी हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्गीकरण देख ले रहे हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं सार्थक, एक होते हैं सार्थक शब्द, और दूसरे क्या होते हैं निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक। अब ये सार्थक कौन से होते हैं, सार्थक निरर्थक कौन से होते हैं, तो ये भी पढ़ेंगे बाद में। नहीं, सार्थक मतलब सार्थक मीनिंग देने वाले, और निरर्थक मतलब निरर्थक मीनिंग देने वाले, ठीक है ना। अब ये सार्थक अगर आगे पढ़ेंगे तो सार्थक भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखने हैं। अब ये 5 प्रकार कौन से हैं, जैसे एकार्थी शब्द इसमें ले लेंगे, ठीक है ना, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द इसमें आ जाएंगे, एकार्थी, अनेकार्थी। इसी तरह से एकार्थी, अनेकार्थी ऐसे पढ़ेंगे पर्यायवाची, ठीक है ना, इसी में आ जाएगा अपना भेद पर्यायवाची। तो ये हमारी पूरी जो शब्दों की वोकैबुलरी है वो हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे, पर्यायवाची। फिर क्या आएगा विलोमसात, ठीक है ना, विलोमसात। इसके बाद में क्या आएगा समूह उच्चरित, तो हम इन्हें भी यहीं पे देख लेंगे, समूह उच्चरित। तो इस तरह से जो सार्थक शब्द हैं हमारे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 5 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और समूह उच्चरित, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के, फिर से, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर भी कितने हैं, 5 प्रकार के। अब कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे हमारा कौन सा पढ़ना है, तत्सम, ठीक है। तत्सम और तद्भव एक अपने पेपर में आएगा, तो वो आप सही तरीके से इन्हें पढ़ लोगे तो कभी तत्सम और तद्भव गलत ना करोगे, ठीक है। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव हो गए। दूसरे कौन से होते हैं, तीसरा देशज, इसमें तीसरा प्रकार है देशज। और कौन से हैं, विदेशज, देशज एंड विदेशज। और सबसे लास्ट में बचे 5वें प्रकार के जो कई भाषाओं से मिलकर बनते हैं, संकर शब्द। तो हमें 5 प्रकार इसमें देखने हैं, तत्सम और तद्भव। अब ये शब्द का अगर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया तो लगभग ये समझ लो कि पूरी की पूरी ये एक टॉपिक ना है, सब पूरा पूरा एक 15-20 दिन का टॉपिक सिलेबस होता है। अगर ये हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया सही तरीके से तो इसमें लगभग ज़्यादातर 80-70% पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा सब में, ठीक है ना। ऋण यौगिक है, अब जैसे इसमें पढ़ेंगे तो यौगिक शब्द बनाने की विधियाँ हैं। अब यौगिक शब्द बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं,
तो इसी में संधि पढ़ लो, समास पढ़ लो। अगर आपसे पूछे कि भी यौगिक शब्द कैसे बनते हैं, तो यौगिक शब्द कई तरीके से बन सकते हैं। या तो हम संधि करके भी तो यौगिक शब्द बना सकते हैं, समास से भी यौगिक शब्द बना सकते हैं, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय से भी हमारे क्या बन जाते हैं, तत्सम शब्द बन जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है नहीं। जैसे मान लो हमारा यौगिक शब्द बनाने तो किससे बनाएंगे, या तो उपसर्ग प्रत्यय से, उपसर्ग प्रत्यय, तो इनसे भी हमारे क्या बन सकते हैं, यौगिक शब्द। या फिर किससे बन सकते हैं, या फिर बन सकते हैं हमारे संधि या समास से, ठीक है ना, संधि या समास। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी याद रखनी है, यानी कि हमें अगर नए शब्द बनाने हैं और यौगिक शब्द बनाने हैं तो उपसर्ग प्रत्यय संधि या फिर समास वगैरह इन चीज़ों से बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना यहाँ तक। इसके बाद में देखते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के, है ना, ये बात याद रखनी है। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार कौन से हैं, तो 3 प्रकार हैं अपने। सबसे पहले है शब्द का अविद्या रूप, ठीक है ना, कौन सा रूप है, शब्द का अविद्या रूप। दूसरा रूप कौन सा होता है शब्द का, दूसरा रूप होता है शब्द का लक्षणा रूप, लक्षणा रूप, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है शब्द का व्यंजना रूप। तो ये चीज़ें हमें भी पढ़नी है इसमें, व्यंजना रूप, शब्द का अविद्या रूप, शब्द का लक्षण रूप और शब्द का व्यंजना रूप। इसके बाद में अगर बात करें सबसे लास्ट का जो टाइप है वो कौन सा, हमारा विकारी शब्द, ठीक है ना। अब विकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक तो होते हैं विकारी, ठीक है ना, विकार के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। नंबर 1 कौन से, विकारी, और दूसरे नंबर के कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं अविकारी, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बात याद रखनी है, दूसरे प्रकार का कौन सा है, अविकारी, अविकारी, ठीक है ना। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, यानी इसमें विकारी शब्द होते हैं 4, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। ये भी बात याद रखनी है। विकारी शब्द कौन से होते हैं डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन विकार का मतलब है कि जिन शब्दों का रूप बदल जाए, विकार आ जाए, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो कौन से इसमें विकारी शब्द कितने, विकारी शब्दों के भेद कितने हैं, 4 भेद। अब वो 4 भेद कौन से हैं, तो एक तो है अपना संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा, और कौन सा है, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और क्या है अपना संज्ञा सर्वनाम क्रिया, और क्या है विशेषण, ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। तो ये 4 हमारे शब्द कैसे हैं, ये 4 शब्द है हमारे विकारी, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। इसके बाद में अगर अविकारी की बात करें तो अविकारी कितने हैं, तो अविकारी के भी कितने भेद होते हैं, 4 ही भेद होते हैं अविकारी के भी। अब अविकारी कौन से होते हैं, तो देखो अविकारी जो होते हैं वो होते हैं अपने, एक तो होते हैं क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। एक होते हैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक भी हमारे क्या हो जाएंगे, अविकारी। और क्या होते हैं, संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। इसके बाद में और कौन से होते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसके बाद में संबंध बोधक के बाद में एक होते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो ये हो गया हमारा शब्दों का क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो एक बार इसको टेबल को आप सही तरीके से बना लेना है, ठीक है ना। ये टेबल अपनी किस तरह से है, जैसे देखो शब्दों का वर्गीकरण। तो अगर शब्दों के वर्गीकरण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है ना। फिर ये कितने प्रकार से बांटा हमने, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, काव्यशास्त्रीय अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर, ठीक है ना। रचना के अगर आधार की बात करें तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है ना। यौगिक शब्द बनाने की कितनी विधि हैं, उपसर्ग से बना लो, प्रत्यय से बना लो, संधि से बना लो, समास से बना लो, तो ये यौगिक बनाने की विधि हो गई। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, है नहीं। अब सार्थक कितने प्रकार से आगे और डिवाइड कर सकते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चरित। तो ये वोकैबुलरी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो 5 प्रकार के हैं, तत्सम, है नहीं, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ऐसी काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, तो शब्द का अविद्या रूप, शब्द का लक्षण रूप, शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है ना। और विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है ना। विकारी कितने प्रकार के होते हैं, तो विकारी में 4 शब्द आ जाएंगे। एक तो संज्ञा शब्द होते हैं अपने, तो संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं,
विकारी होते हैं। सर्वनाम कैसे होते हैं? सारे सारे शब्द विकारी होते हैं। क्रिया और विशेषण ये भी क्या होते हैं? विकारी। अविकारी में कौन कौन आ जाएंगे? क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक। ये सब कैसे कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अविकारी। ठीक है ना। तो ये टेबल है, थोड़ी सी इसे याद कर लेना और बड़े तरीके से। अब हम 1 बाई 1 क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रचना के आधार पर। ठीक है ना। सबसे पहले हम रचना के आधार पर पढ़ेंगे और ऋण, यौगिक और योग ऋण शब्दों के बारे में जान ले रहे हैं। ठीक है ना। तो अपना आसान सा टॉपिक है और अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है। अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप, और सबसे पहला टाइप क्या है अपना? रचना के आधार पर। ठीक है ना। सबसे पहला टाइप क्या है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। ठीक है ना। रचना के आधार पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर अपने कितने पढ़े थे? तो रचना के आधार पर अपने पढ़े थे 3 प्रकार के। ठीक है ना। एक तो ऋण शब्द, और दूसरे कौन से पढ़े थे? यौगिक, और तीसरा वर्गीकरण अपने क्या किया था? योग ऋण शब्द। योग ऋण। ठीक है ना। इस तरह से तो ये 3 प्रकार अपने हो जाएंगे, एक तो ऋण और एक यौगिक शब्द और एक योग ऋण। ठीक है ना। योग ऋण और यौगिक। तो अब पढ़ते हैं ऋण शब्द। ठीक है ना। तो ऋण शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। ठीक है ना। तो हम इसमें परिभाषा के लिखेंगे, जिन शब्दों को तोड़ने पर सार्थक खंड ना बने। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। ठीक है ना। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? ऋण शब्द बोलेंगे। ठीक है ना। या फिर हम दूसरी बात ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ना हो। ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। या तो ऐसे शब्द जिनमें ना तो कोई संधि दे रखी है, ठीक है, ना ही कोई समास दे रखा है, और ना ही कोई प्रत्यय है, और ना ही कोई उपसर्ग है। यानी अगर ये चीज़ें भी नहीं है तो वो शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे? ऋण शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना। ना तो संधि होनी चाहिए, ना समास होनी चाहिए, ना प्रत्यय, और ना ही उपसर्ग। ठीक है ना। और जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो तो हमें उन्हें क्या बोलेंगे? ऋण शब्द। ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे पानी है। ठीक है। पानी में ना तो कोई संधि है, ना समास है, ना प्रत्यय है, ना उपसर्ग है। ठीक है ना। तो पानी कैसा हो जाएगा? हमारा ऋण शब्द। ठीक है ना। ऐसे ही आग। ठीक है। आग। ऐसे ही पेंसिल, यानी किताब। तो ये सब शब्द कैसे हो जाएंगे? हाथी। ये सब शब्द हमारे हो जाएंगे कैसे? ऋण शब्द। ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे आप ले सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में अब यौगिक शब्द कौन से होते हैं? तो यौगिक शब्द कौन से हो जाएंगे? इसका उल्टा हो जाएगा। यानी जिन शब्दों के सार्थक खंड हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। तो ये कैसे हो जाएंगे? यौगिक शब्द कैसे हो जाएंगे? सार्थक खंड वाले। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। या फिर इसका उल्टा कर लेंगे कि भी हमारे क्या होने चाहिए? या तो संधि, या समास, संधि, समास, या प्रत्यय, या उपसर्ग। अगर ये शब्द भी हैं, संधि, समास या उपसर्ग, इनमें क्या होंगे? पाए जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे शब्द में यानी संधि भी होगी, समास भी हो सकता है, प्रत्यय, उपसर्ग। अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द बोलेंगे। ठीक है ना। और यौगिक शब्द में अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, जैसे हिमालय। ठीक है ना। हिमालय। अगर हिमालय को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो कैसे टूट जाएगा? हिम प्लस आलय। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हिम का भी मतलब होता है, हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और आलय का मतलब क्या होता है? आलय का मतलब होता है घर। तो इसका मतलब हिम का भी अपना अर्थ है और आलय का भी अपना अर्थ है। तो दोनों का अर्थ है, यानी दोनों का सार्थक अर्थ है। जब दोनों का सार्थक अर्थ है तो हम क्या बोलेंगे कि ये शब्द हमारा कैसा हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि हो जाएगी। हिम प्लस आलय कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, रात दिन। ठीक है ना। रात दिन। तो रात दिन भी क्या हो जाएगा? हमारा रात का भी मीनिंग होता है और दिन का भी। ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जल धारा। ठीक ना। जल धारा।
जल धारा, तो ये शब्द भी कैसा हो जाएगा हमारा, ये शब्द भी हो जाएगा यौगिक, ठीक है ना। और भी कितने ही सारे शब्द हम ले सकते हैं, जैसे रेल गाड़ी, यानी रेल का अपना अलग मीनिंग होता है, गाड़ी का अपना अलग होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे यौगिक शब्द, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गए होंगे यौगिक शब्द कैसे हैं। अब चलते हैं अपने योग ऋण शब्द पे, ठीक है ना। योग ऋण शब्द कैसे होते हैं, ये योग ऋण शब्द जो होंगे वो कैसे होंगे, जो तीसरा अर्थ शो करेंगे, तीसरा अर्थ देने वाले शब्द, तीसरा अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे योग ऋण शब्द, ठीक है ना, योग ऋण, ठीक है ना। अब इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बहुवीर्य समास के जो एग्जाम्पल हैं, बहुवीर्य समास के उदाहरण, वो इसके उदाहरण हो जाएंगे योग ऋण के, ठीक है ना। बहुवीर्य समास के इसकी पहचान क्या कर लेनी है कि जिन शब्दों में अधिकतर बहुवीर्य समास होता है वो उनमें क्या होता है, योग ऋण शब्द होते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है अपना दशानन, दशानन। अब दशानन में क्या है, 10 आनन, 2 शब्द समूह में टूट रहा है नहीं, 2 खंडों में हो रहा है और सार्थक खंड दे रहा है, 10 का भी मीनिंग होता है और आनंद का भी, लेकिन यहाँ पे 10 और आनंद से कोई भी मतलब नहीं है। इसका तीसरा अर्थ देने वाला है कौन सा, दशानन हम किसे बोलते हैं, तो दशानन बोला जाता है रावण को, ठीक है ना। तो इस वजह से दशानन किसका पर्याय हुआ है, रावण का, तो इस वजह से इस शब्द में हमारा क्या है, योग ऋण शब्द हो जाएगा नहीं। ऐसे ही ले रहे हैं लंबोदर, लंबोदर, यानी इसमें क्या 2 शब्द हैं, लंबा प्लस उदर। लंबे का मतलब लंबा होता है, उदर मतलब क्या होता है, पेट होता है। तो लंबा पेट तो किसी का भी हो सकता है नहीं, लेकिन हम किसी को नहीं बोलते लंबोदर। लंबोदर हमें किसे बोला जाता है, लंबोदर हम बोलते हैं गणेश जी को। तो हमने लंबोदर किसे पर्याय कर दिया, गणेश के लिए, ठीक है ना। तो लंबोदर गणेश को बोला जाता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पीताम्बर, ठीक है ना, पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीले कपड़े पहनने वाला। तो पीले कपड़े तो कोई पहन सकता है, लेकिन हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लेते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी का नहीं। तो हम पीताम्बर किसके लिए लगाते हैं, श्री कृष्ण जी के लिए लगाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि योग ऋण शब्द में कौन से होते हैं, जो तीसरा अर्थ देने वाले होंगे, है नहीं। और एग्जाम्पल अगर लिखें तो जैसे कि शैलजा, शैलजा का अर्थ क्या होता है भाई, शैलजा का अर्थ होता है, शैल का मतलब होता है पत्थर, यानी, और जा का मतलब क्या होता है, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली, यानी पत्थर से जन्म लेने वाली, या भूमि से या पत्थर से, शिलाखंड से, ठीक है ना। तो ऐसा किसे बुलाता है, शैलजा बुलाता है पार्वती जी के लिए। तो इस वजह से हमारे इस शब्द में क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों हलधर शब्द है, अगर हम हलधर की बात करें तो हलधर में क्या है, हल प्लस धर, तो हलधर किसे बुलाता है, बलराम को। तो ये भी हमें क्या करता है, तीसरा अर्थ शो करता है, बलराम, ठीक है ना। तो इस वजह से हलधर शब्द भी क्या हो जाएगा हमारा, योग ऋण शब्द हो जाएगा।